हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम इकरा मुनीर है और ये मेरी यूट्यूब की सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉरेन पॉलिसी को। और पहले हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है और फिर हम देखेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन होती है अ गवर्नमेंट्स पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड टू अचीव इट्स गोल्स इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और ये जो वर्ड्स हमने ऊपर लिखे हैं वो एक्चुअली हैं क्या। इसके एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा कि टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, जो कंट्रीज़ होते हैं वो हर तरह की अप्रोचेज़ अपनाते हैं। अब वो पीसफुल अप्रोचेज़ भी होती हैं विच इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर अप्रोच, और या फिर वो कोएर्सिव अप्रोचेज़ भी होती हैं जिनको हम हार्ड पावर अप्रोचेज़ कहते हैं। अब देखेंगे कि सॉफ्ट पावर अप्रोचेज़ बेसिकली होती क्या हैं। सॉफ्ट पावर अप्रोच में आ जाता है कि अगर आप किसी कंट्री को इकोनॉमिक बेनिफिट्स दें या फिर एड दें या फिर ट्रेड करें उनके साथ, फेयर ट्रेड करें एक्चुअली, तो इस सूरत में उस पर्टिकुलर कंट्री की जो साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी ना, उसमें हमें फिर इन्फ्लुएंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम रियल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं अमेरिका की। अमेरिकाज़ इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल अफेयर्स जो है उसकी वजह सिर्फ मिलिट्री नहीं है, उसकी दूसरी वजह है उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस रखता है। अब हम देख लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में जो अचीव करने का दूसरा तरीका है वो है कोएर्सिव अप्रोच। अब कोएर्सिव अप्रोच क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम हर तरह की पावर का इस्तेमाल करते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए। जिस तरह किसी मुल्क में अगर फॉर एग्जांपल हम बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे एग्रेसिव मिलिट्री कैंपेन की जाती है, या फिर मिलिट्री बिल्डअप किया जाता है, या फिर प्रीएम्प्टिव वॉर की जाती है, या फिर थ्रेट टू वॉर दिया जाता है। जैसे हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो हमेशा इंडिया जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अचीव करने में नाकाम हो जाता है कि वो कहता है कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट करना है या फिर हमने पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। और जब इन सब में वो नाकाम हो जाता है तो फिर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो जंग मुसल्लत करने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान जब उसको रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान का ये जवाब है, इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ कोएर्सिव मीन्स ऑफ अचीविंग और सिक्योरिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे ये इस्टेब्लिश कर लिया कि एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक कंट्री की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो डीलिंग्स होती हैं उसका नाम है, जिसमें एक कंट्री अपना इन नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये तो हो गई फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन। अब फॉरेन पॉलिसी के जो हैं वो कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट्स पे हम उनको कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, जिन पे फॉरेन पॉलिसी बेस करती है। अब हम देख लेते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी के फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स को हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक विद इन कंट्री फैक्टर्स हैं वो, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला जो हम पहले डिस्कस कर लेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं। अच्छा, सबसे पहला इंटरनल फैक्टर है ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं कि एक कंट्री की ज्योग्राफी जो है वो कैसे अफेक्ट करती है किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। ज्योग्राफी का मतलब हम आसान लफ्ज़ों में लोकेशन भी ले सकते हैं, मतलब कि एक कंट्री के नेबर्स कैसे हैं और वहाँ की सिचुएशन क्या है। क्या कंट्रीज़ आपस में दोस्त हैं या फिर दुश्मन हैं, या फिर कुछ दोस्त हैं कुछ दुश्मन हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी में एक तो ये हो गया कि एक पर्टिकुलर कंट्री के नेबर्स कैसे हैं। दूसरी बात कि वर्ल्ड में 49 कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग 5 पार्शली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स। और लैंडलॉक्ड स्टेट्स वो होती हैं जिनके साथ समंदर नहीं लगता। फॉर एग्जांपल साउथ एशिया में आ जाता है अफ़गानिस्तान, उसके साथ समंदर नहीं लगता। अब ऐसे कंट्रीज़ को ट्रेड के लिए दूसरे कंट्रीज़ से सहारा लेना पड़ता है, जैसे कार्ड्स कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इसमें कोई टोटल 5 कंट्रीज़ आते हैं। कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान, जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन से अलग हुए थे इन 1991। तो ये कंट्रीज़ को ट्रेड के लिए रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पे डिपेंड करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में हम एक एग्जांपल देखें तो 2014-15 में एक गैस पाइपलाइन का प्लान था, तापी। ये बेसिकली तुर्कमेनिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो गैस सेल होनी थी। इंडिया ने बाय करनी थी गैस जो है वो तुर्कमेनिस्तान से। अब जो तुर्कमेनिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, तो उसको अपनी गैस जो है वो इंडिया तक ट्रांसफ़र करने के लिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की हेल्प की ज़रूरत पड़ी।
तो ये जो गैस पाइपलाइन जो है वो ट्रांसपोर्ट की गई फ्रॉम तुर्कमानिस्तान थ्रू अफ़गानिस्तान इनटू पाकिस्तान एंड देन टू इंडिया। अब तुर्कमानिस्तान ने इंडिया को ये गैस सेल करनी थी, लेकिन अब तक आई गेस ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे जो है ज्योग्राफी जो है वो डिफ़ाइन करती है किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को। इसी चीज़ को अब हम ले लेते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि ज्योग्राफी ने पाकिस्तान को कहाँ-कहाँ उसकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में अफेक्ट किया है। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे जो नेबर्स में एक कंट्री ऐसा है जो हमें बिल्कुल डिवाइड करना चाहता है, विच इज़ इंडिया। और एक मुल्क ऐसा है कि जो पाकिस्तान के साथ भी है लेकिन एंटी भी है, विच इज़ अफ़गानिस्तान। और जो तीसरा मुल्क है वो ऐसा है जिसके साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूट्रलाइज़ कर लिया है, विच इज़ ईरान। और चौथा मुल्क जिसे हम अपना फ्रेंड कहते हैं वो है चाइना। ज्योग्राफी फॉरेन अफेयर्स को ऐसे अफेक्ट करती है। 1947 में पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका के साथ देगा, तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर ही था उस वक्त के इंडियन एग्रेशन को देख। और फिर 1979 की जंग में पाकिस्तान ने फिर से डिसाइड किया कि वो अमेरिका के यूनियन में जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट इन अफगानिस्तान एट दैट टाइम। अगेन पोस्ट 9/11 की जो पॉलिसी है, ज्योग्राफी की एक एग्जाम्पल है। So geography of a country is an important factor to shape the foreign policy of a particular country. दूसरा internal factor जो हम देखेंगे वो है political organizations. अगर एक मुल्क डेमोक्रेटिक है तो ऐसे कंट्री में पब्लिक ओपिनियन का बड़ा ख्याल रखा जाता है, जो भी डिसीजन होगा कंट्री का उसमें जो पब्लिक की इंडोर्समेंट है वो लाजमी होनी चाहिए। हम देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल अगर कंट्री जो है या फिर एक कंट्री जो है वो डिक्टोरल रिजीम है, तो वहाँ एक इंडिविजुअल के फ़ैसले ही बेसिकली स्टेट के फ़ैसले माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल गल्फ स्टेट्स में जो हैं वो सारी डिक्टोरल रिजीम्स हैं। अब तीसरा फैक्टर इसमें आ जाता है इकोनॉमिक स्टेट किसी भी कंट्री की कैसी है। इसमें हम देखेंगे कि क्या एक मुल्क इंडस्ट्रियल कंट्री है या फिर सेमी इंडस्ट्रियल कंट्री है, या तो एग्रीकल्चर कंट्री है या फिर नॉलेज इकोनॉमी पे रिलाई करता है, या फिर एक कंट्री की टेक्नोलॉजी में कहाँ पे लाई करता है। कहीं उस कंट्री में अभी भी सिग्नल्स H+, 2G, 3G, 4G तो नहीं आते। द पॉइंट इज़ दैट कि कोई भी कंट्री टेक्नोलॉजी में कितना साउंड है वो भी उसकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है। अब एक मुल्क अगर मकरूज़ है तो वो डेफिनेटली फॉरेन अफेयर्स में डिक्टेट नहीं करेगा कभी भी, बल्कि वो डिक्टेशन लेगा। अब आप $104 बिलियन के मकरूज़ हों और आप ये भी सोचें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आपसे डरे भी और आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी दे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। और चौथा फैक्टर हम देखेंगे कि वो है सोशल इन्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री। सोशल इन्वायरमेंट में आ जाता है, हम देखते हैं कि एक मुल्क में नेशनल इंटीग्रेशन है या नहीं, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं या फिर उनकी जो है वो यूनिटी है। अब जिसे हम पोलराइजेशन भी कहते हैं, कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ये कहे कि माई अंडर डेवलपमेंट इज़ बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अनदर एरिया और अनदर सेक्टर, इसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। पांचवा फैक्टर जो अफेक्ट करता है इंटरनल फैक्टर फॉरेन पॉलिसी को, वो है मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। इसमें हम देखते हैं कि मिलिट्री की तादाद कितनी है या फिर एक कंट्री के पास वेपन्स कितने हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो उससे फिर बड़ी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वो फिर ईरान की तरह 10 से 15 लाख आर्मी भी रख ले तो फिर उसे परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर में रहना पड़ता है। अब लास्ट में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ग्रुप्स भी मैटर करते हैं। कंट्री में इंटरेस्ट ग्रुप्स कैसे हैं। अब जैसे अमेरिका की जो प्रो इसराइल फॉरेन पॉलिसी है, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो ज्यूइश लॉबी का है। मतलब कि किसी भी कंट्री में जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, उसका बड़ा रोल होता है फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। जैसे अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तानी कभी भी इसराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करते। उसके और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी फैक्टर है कि सबसे बड़ा कि पाकिस्तान हैज़ अ पावरफुल रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी वजह से वो कभी भी इसराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो ये सब तो हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जो एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। सबसे पहला जो हम एक्सटर्नल फैक्टर डिस्कस करेंगे वो हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो सब कंट्रीज़ सुकून से रहेंगे, या फिर अपनी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी वो पीसफुल होगी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ में। जिस तरह यूरोप में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन,
वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके एरिया में पीस है। बाकी वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट इवन यूनाइटेड नेशंस, उनका कोई रोल नहीं है वर्ल्ड अफेयर्स को प्रॉपरली रेगुलेट करने में। तो फिर डेफिनेटली कंट्रीज़ वही पॉलिसीज़ बनाते हैं जो सिर्फ उनके लिए फेवरेबल हों या जो उनके नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करें। अब सेकंड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ पोलैरिटी। अब नेचर ऑफ पोलैरिटी का मतलब है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है। अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो 3 तरह का होता है, या तो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो सकता है कि एक मुल्क पूरी दुनिया को डोमिनेट करे जैसे नाउअडेज अमेरिका, या फिर वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो सकता है कि 2 सुपर पावर्स हैं जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को डोमिनेट कर रही हैं। जैसे एक टाइम था रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका जो थी वो दोनों सुपर पावर्स थी। और तीसरा जो है वो फैक्टर है वो है ट्राइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, कि मल्टीपल पावर्स हैं जो पूरे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को डोमिनेट कर रही हैं। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1947 ऑनवर्ड पाकिस्तान अमेरिका की अलायंस में बायोपोलैरिटी की वजह से ही गया था। और फिर पोस्ट 9/11 में पाकिस्तान ने ना कहने की जुर्रत तो क्या करनी थी अमेरिका को, बल्कि उसकी सोच में भी ना का वर्ड नहीं आया, just because America was a sole superpower not only ideologically but also militarily and economically, जिसकी वजह से पाकिस्तान was in the least position to bargain. थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ अलायंसेस क्या है। नेचर ऑफ अलायंसेस का मतलब है कि आपके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल मुश्किल टाइम आ जाए तो आपके जो अलाइड कंट्रीज़ हैं वो ये तो नहीं कहेंगे कि यार आपने कोलालमपुर जो है सुमित में नहीं जाना वरना हम आपके मज़दूरों को अपने कंट्री से निकाल देंगे। या फिर ऐसे तो नहीं है कि आपका इंडिया के साथ जो भी मामला है हम इस पे चुप रहेंगे, आप कश्मीर का मामला छोड़ दो और आगे का सोचो। या फिर आपके अलाइड ऐसे हैं कि वो कहें कि ख़बरदार इंडिया ने आप पे हमला किया, हम आपके साथ हैं। बेसिकली जो नेचर ऑफ अलायंस है ये डिटरमिन करता है कि एक मुल्क की पावर पोजीशन क्या है, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में कि उसकी पावर पोजीशन उस एरिया में क्या है। तो ये सब तो फैक्टर्स हो गए अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, शेप करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है, वो है क्या और किन किन एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टिल बाजवा डॉक्ट्रिन, और मैंने मतलब नीचे जो है वो भी अपलोड कर दिया रीडिंग मटेरियल जहाँ से ये सारा लेक्चर आप लोग भी प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।